हेलो बच्चों, वेलकम टू द लर्निंग हब में आप सभी का स्वागत है। तो आज का लेक्चर है आपका कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, जो क्लास 12th का जो चैप्टर है बायोमॉलिक्यूल्स, उसी में से एक टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आपके होते हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स से लेकर कई सारे क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अब सबसे पहले हमें समझना है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स दरअसल होते क्या हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स में अलग अलग कुछ काम है कार्बोहाइड्रेट्स के। तो पहले हम प्लांट्स का देखते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है बेसिकली प्लांट से मिलता है। क्यों? क्योंकि ये नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। दो चीज़ें हमेशा याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, एक तो ये नेचुरल होते हैं, दूसरा ये ऑर्गेनिक होते हैं। और एक मेजर सोर्स है, बहुत बड़ा सोर्स हो जाते हैं हमारे लिए ऑफ एनर्जी टू आवर बॉडी। प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है आपका? प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट बनने का प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या है? जब प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड H2O क्या बनाए, अपना भोजन बनाने की जो क्रिया होती है, वो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स बनाए जाते हैं प्लांट्स के द्वारा। और प्लांट्स के द्वारा बनाए गए कार्बोहाइड्रेट्स को ही हम लेते हैं एज अ फूड सप्लीमेंट। और इन एनिमल सिस्टम द कार्बोहाइड्रेट्स अंडरगो, और हम एनिमल्स जो हैं, हम एनिमल्स क्या करते हैं, उस कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं और उसका डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन होके हमें कुछ एनर्जी मिलती है, रिलीज एनर्जी टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। कार्बोहाइड्रेट्स बनते कहाँ पर हैं? एनिमल्स में। ह्यूमंस क्या करते हैं, उसको खाते हैं। अपने किस लिए खाते हैं? क्योंकि हमें क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और जब कार्बोहाइड्रेट्स का डिकम्पोजिशन होता है तो हमें एनर्जी मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है और वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। ये बात हुई कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। आगे चलते हैं। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये बेसिकली आपके पास मिलेंगे, आपको 3 टाइप के मिलेंगे। इसमें सबसे पहला है आपका मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं? ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट से मतलब ये है कि इसको और छोटे पीसेस में और छोटी यूनिट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये स्वीट इन टेस्ट होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं और वाटर सॉल्युबल होते हैं। मोनोसेक्राइड क्या है? स्वीट इन टेस्ट है, क्रिस्टलाइन है और वाटर सॉल्युबल है। दूसरा मोनोसेक्राइड अगेन 2 टाइप्स के होते हैं, एक जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है और दूसरा वो जिनमें कीटो ग्रुप मिलता है। जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है उनको बोला जाता है एल्डोज शुगर, और जिनमें कीटो ग्रुप मिलता है उनको बोला जाता है कीटोज शुगर। मोनोसेक्राइड कितने टाइप के हुए? 2 टाइप के। एल्डिहाइड जिसको बोला जाता है एल्डोज शुगर, कीटो जिसको बोला जाता है कीटोज शुगर। अब ग्लूकोज पे आते हैं। जो सबसे सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड जो आपका कार्बोहाइड्रेट है, उसमें भी सबसे सिंपल और सबसे कॉमन जो मोनोसेक्राइड मिलता है दैट इज़ ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज। C6H12O6 इसका फॉर्मूला है। ठीक। अबंडेंटली फाउंड नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, नेचुरल है और ऑर्गेनिक है। ठीक। इट अकर्स इन फ्री स्टेट इन अ राइप्ड फूड, जो पके हुए फल होते हैं इसका सबसे अच्छा सोर्स माने जाते हैं। और इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड, जो हमारा ब्लड होता है उसमें भी कुछ मात्रा आपको ग्लूकोज की मिलती है। कितनी? लगभग 0.1% ग्लूकोज आपको हमारे बॉडी में भी मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? ह्यूमन ब्लड में। इट इज़ ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर एंड ऑल्सो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं? क्यों ग्लूकोज को हम ऑप्टिकली एक्टिव कह रहे हैं? ऑप्टिकली एक्टिव ग्लूकोज को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, कोई भी एक जो नेचुरल लाइट है, उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर हम ग्लूकोज से पास कराएं तो ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट आपकी या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाती है। और ग्लूकोज के केस में क्या होता है? ग्लूकोज के केस में जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो किस डायरेक्शन में आपकी रोटेट होती है? ये होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिसको बोला जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी
या प्लस सिंबल से भी दिखाया जाता है। इसको कहीं कहीं आपको डी ग्लूकोज भी दिखेगा। डी ग्लूकोज का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज, और कहीं कहीं आपको अगर एल ग्लूकोज दिखे तो वो होता है लीवो रोटेटरी ग्लूकोज, जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर देता है। इतना समझ में आया ग्लूकोज के बारे में। आगे चलते हैं। ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये डी ग्लूकोज और ये एल ग्लूकोज। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये वाला जो ग्लूकोज है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और एल ग्लूकोज प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। ठीक, यहाँ पर ग्लूकोज में CHO ग्रुप, मतलब कौन सा ग्रुप मिल रहा है यहाँ पर, CHO एल्डिहाइड ग्रुप मिलता है। और ये इसका रिंग स्ट्रक्चर, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है और ये इसका क्लोज्ड स्ट्रक्चर है। अब ग्लूकोज हमें कैसे कैसे मिल सकता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है ग्लूकोज के। तो ग्लूकोज हमें मिलता है सुक्रोज, जो शुगर केन होता है, केन शुगर जिसे बोलते हैं। जब हम केन शुगर की मतलब सुक्रोज की, जो कि एक डाइसेकेराइड है, अभी समझाते हैं, डाइसेकेराइड आगे आएगा। सुक्रोज जो कि एक डाइसेकेराइड है, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में केन शुगर बोलते हैं। जब इसके एक मॉलिक्यूल की, ये आप जो देख रहे हैं ये है सुक्रोज का एक मॉलिक्यूल। जब इस एक मॉलिक्यूल की हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, इस हाइड्रोलिसिस से हमें एक यूनिट मिलता है ग्लूकोज और एक यूनिट मिलता है हमें फ्रक्टोज। ठीक, एक तरीका तो ये है ग्लूकोज बनाने का कि हम सुक्रोज लें, सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कराएं तो हमें एक यूनिट ग्लूकोज की मिल जाएगी और एक यूनिट फ्रक्टोज की मिल जाएगी। ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही मोनोसेकेराइड होते हैं। ग्लूकोज में आपका मिलता है CHO ग्रुप एल्डिहाइड ग्रुप, और फ्रक्टोज में मिलता है आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप मतलब कीटो ग्रुप। ये एल्डोज शुगर है और फ्रक्टोज आपका कीटोज शुगर होता है। दूसरा तरीका क्या है ग्लूकोज को लेने का, स्टार्च। जब हम स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें n नंबर ऑफ ग्लूकोज मिलता है। कितना ग्लूकोज मिलेगा, n नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट मिलेगी, क्योंकि स्टार्च क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड लेने के लिए चाहे वो ग्लूकोज हो या वो फ्रक्टोज हो, ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो, ये दोनों क्या है आपके मोनोसेकेराइड हैं। किसी भी मोनोसेकेराइड को तरीके हैं दो, एक तो है कि हम डाइसेकेराइड से ले लें, दूसरा तरीका है कि हम पॉलीसेकेराइड से ले लें। ठीक, डाइसेकेराइड जिसमें 2 यूनिट हमें मोनोसेकेराइड मिलते हैं, और पॉलीसेकेराइड जहाँ पर हमें n यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं। दोनों तरीके समझ में आए। आगे चलते हैं। ग्लूकोज की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या फिजिकल प्रॉपर्टी शो करता है ग्लूकोज? तो ग्लूकोज की सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी जो है कि ग्लूकोज एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक, सभी के घर में अवेलेबल होता है ग्लूकोज। तो किस फॉर्म में देखते हैं हम उसे, वाइट क्रिस्टल्स के फॉर्म में है। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 419 केल्विन। इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मोनोहाइड्रेट। अब जब ये मोनोहाइड्रेट फॉर्म में मिलेगा तब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बदल जाता है, तब हो जाता है इसका मेल्टिंग पॉइंट 319 केल्विन। क्लियर? अब जो ग्लूकोज है वो रेडिली सॉल्युबल इन वाटर है, बहुत जल्दी पानी में घुल जाता है, पर स्प्रिंगली सॉल्युबल इन अल्कोहल, अल्कोहल में स्प्रिंगली सॉल्युबल है, और बिल्कुल इनसॉल्युबल है, किसी भी तरीके से जो ना घुलता हो वो किस में है आपका, ईथर में। ईथर में ये बिल्कुल नहीं घुलेगा, पानी में ये पूरी तरह घुल जाएगा, और अल्कोहल जो होगी उसमें स्प्रिंगली सॉल्युबल होगा, मतलब कुछ अमाउंट इसका सॉल्युबल हो जाएगा। दूसरी चीज़, ग्लूकोज को मैंने अभी आपको बताया कि क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, ऑप्टिकली एक्टिव इन नेचर है। तो ये जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर का होता है और इसका स्पेसिफिक रोटेशन, ये कितने डिग्री एंगल तक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकता है, तो दैट इज़ +112 डिग्री, 112 डिग्री तक स्पेसिफिक रोटेशन इसका देखने को मिलता है। और अगर हम किस में, जब ये 112 कब देखने को मिलेगा, जब ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वस सॉल्यूशन होगा, कि हमने पानी लिया, उसमें जल्दी से ग्लूकोज को घोला और उसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट के आगे रखा, तब इसका स्पेसिफिक रोटेशन होगा 112 डिग्री। ठीक,
ग्लूकोज हैज़ अ वेरी स्वीट टेस्ट बट इट इज़ अबाउट 3/4 एज स्वीट एज सुक्रोज। स्वीट इन टेस्ट होता है ग्लूकोज, पर सुक्रोज से ज़्यादा स्वीट इन टेस्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि सुक्रोज में आपकी 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड हैं और ग्लूकोज में सिर्फ आपका 1 यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं हम, सबसे इम्पॉर्टेंट जो आता है इसका स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। बहुत पूछा जाता है, शायद ही कोई ऐसा ईयर रहा होगा जब स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज आपसे एग्जाम में ना पूछा हो। तो स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पे बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव ओपन चेन स्ट्रक्चर। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप पढ़ेंगे उन सभी का स्ट्रक्चर कैसा होगा? ओपन चेन स्ट्रक्चर होगा। पर ग्लूकोज जो है हमारा वो ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं शो करता है। ओपन चेन स्ट्रक्चर में जो एविडेंसेस हमें केमिकल रिएक्शंस जो हम देखते हैं वहाँ पर ग्लूकोज सभी केमिकल रिएक्शंस को फॉलो नहीं करता, इसीलिए इट हैज़ मैनी लिमिटेशन, कुछ लिमिटेशन है इसकी, एंड वॉज रिप्लेस्ड बाय साइक्लिक और रिंग स्ट्रक्चर। तो इसका मोस्ट एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर जो है वो है इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर या रिंग स्ट्रक्चर। दोनों स्ट्रक्चर देखते हैं। ये है ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर। यहाँ आप देखेंगे ये है आपका एल्डिहाइड ग्रुप, उसके बाद कार्बन 1 2 3 4 कार्बन तक, ये कार्बन 1 हो गया, फिर 2 3 4 5, यहाँ पर H और OH ग्रुप मिलेगा और यहाँ पर लास्ट में CH2OH। ठीक, ये है इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर। ओपन चेन स्ट्रक्चर भी पूछता है कभी कभी एग्जाम्स में, और क्लोज चेन स्ट्रक्चर भी पूछता है, और ये भी पूछ लिया जाता है कि इन दोनों में कंपैरिजन करके बताइए। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं इसका, ये हमने ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर देख लिया। अब देखते हैं इसका क्लोज चेन स्ट्रक्चर। अब क्यों ज़रूरत पड़ी ग्लूकोज के क्लोज चेन स्ट्रक्चर की? क्यों? क्योंकि ग्लूकोज डू नॉट शो रिएक्शन विद NaHSO3 और NH3। इन दोनों के साथ ही ग्लूकोज जो है रिएक्शन शो नहीं करता, जबकि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं आपके जो ओपन चेन स्ट्रक्चर शो करते हैं वो सभी NaHSO3 और NH3 अमोनिया के साथ, दोनों के साथ ही रिएक्शन दिखाते हैं। सिर्फ रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं दिखाता ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर। ग्लूकोज व्हेन रिएक्ट विद मिथाइल अल्कोहल, जब ग्लूकोज को मिथाइल अल्कोहल के साथ मिलाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, ये क्या देता है? अल्फा बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड। और इसका म्यूटा रोटेशन जो होता है एक्वस सॉल्यूशन में वो कितना होता है? स्पेसिफिक रोटेशन इसका 110। इट हैज़ स्पेसिफिक रोटेशन 110 डिग्री इन कोल्ड इथेनॉल एंड 19.7 इन पेरिडीन। ठीक, अलग अलग सॉल्यूशंस में अलग अलग इसका स्पेसिफिक रोटेशन देखने को मिलता है। इसी वजह से इस प्रोसेस को बोलते हैं, ये जो फिनोमेना है अलग अलग स्पेसिफिक रोटेशन दिखाने का, यही कहलाता है आपका म्यूटा रोटेशन। ठीक, तो ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर जो है, ये जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये ना तो सिर्फ रिएजेंट के साथ, ना टॉलेंस रिएजेंट के साथ, ना NaHSO3 और ना ही NH3, इनमें से किसी के साथ भी ओपन चेन स्ट्रक्चर आपका रिएक्शन शो नहीं करता। ठीक, जो बाकी के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो बाकी के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ग्लूकोज के अलावा, वो सभी इन कंपाउंड्स के साथ मिलकर केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, जबकि ग्लूकोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है ये किसी भी तरह के रिएक्शन शो नहीं करता है। तो अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्लोज चेन वाला। देखिए यहाँ पर मैंने रिएक्शन भी डाली हुई हैं कुछ। ये जैसे ओपन चेन स्ट्रक्चर है आपका ग्लूकोज का, इसको हमने NaHSO3, जिसको बोला जाता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, क्या बोलते हैं इसको? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। बनना चाहिए था कुछ इस तरह का कंपाउंड, पर कोई भी रिएक्शन शो नहीं होती है, नो रिएक्शन। इसी तरह ओपन चेन स्ट्रक्चर ये है एक्सेप्ट टू गिव अ पॉजिटिव सिर्फ रिएजेंट टेस्ट। सिर्फ रिएजेंट टेस्ट को ये पॉजिटिव नहीं शो करता है। ठीक, अब एक साइंटिस्ट थे एमिल फिशर, क्या नाम था इनका? एमिल फिशर।
एमिल फिशर ने ही ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया था। टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, एमिल फिशर गिव्स द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज दिया था इन्होंने, इन विच अ रिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड इंटरमोलिक्यूलर हेमी एसिटाइल। याद रखिएगा, जो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं हम इंटरमोलिक्यूलर हेमी एसिटाइल। इज फॉर्म्ड बिटवीन एल्डिहाइड ग्रुप एंड C4 कार्बन। जो ऊपर HCO ग्रुप लगा है और HCO ग्रुप के बाद में जो C4 कार्बन है, इनके बीच में मिलता है आपका रिंग स्ट्रक्चर। इस तरह से एक रिंग फॉर्म होती है। ये रहा, ये आपका अल्फ़ा डी या प्लस ग्लूकोज और ये बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ये है इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर। ध्यान से देखिएगा आप ज़रा इस स्ट्रक्चर को। ये हमने पढ़ा अभी तक ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर, ठीक। पर ये ओपन चेन स्ट्रक्चर पूरी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि ये कुछ कंपाउंड्स, जो स्पेसिफिक कंपाउंड्स हैं जिनके साथ सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके रिएक्शन शो करते हैं, ग्लूकोज शो नहीं कर रहा था। तो एमिल फिशर ने देखा कि यहाँ पर ग्लूकोज का जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है ये वैलिड नहीं है। ग्लूकोज में मिलता है आपका क्लोज चेन स्ट्रक्चर। कैसे? यहाँ ये है आपका CH और यहाँ OH। इसी तरह C4 कार्बन देखेंगे आप, 1 2 3 4, ये C4 कार्बन जो है यहाँ मिलता है आपका OH। तो ये जो OH है इसमें से OH, H ऊपर कार्बन के पास चला गया और जो ऑक्सीजन बचा, ऑक्सीजन यहाँ लाए करके ये एक रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। एक बार और हाईलाइट करके दिखाती हूँ। C1 कार्बन और C4 कार्बन के बीच में ये एक रिंग स्ट्रक्चर मिला है। यही रिंग स्ट्रक्चर क्या कहलाता है आपका, यहाँ पर हमने पढ़ा था इंटरमोलिक्यूलर हेमी एसिटाइल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हेमी एसिटाइल ग्रुप का होना क्या कहलाएगा? इंटरमोलिक्यूलर हेमी एसिटाइल। क्लियर हुआ? आया समझ में? चलिए अब देखते हैं मोनोसेक्राइड की कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़। मोनोसेक्राइड में बेसिकली हम यहाँ पर सिर्फ ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहली रिएक्शन जो है इसकी, रिएक्शन ड्यू टू कार्बोनाइल ग्रुप। जो कार्बोनाइल ग्रुप ग्लूकोज में प्रेजेंट होता है, उस कार्बोनाइल ग्रुप की वजह से रिएक्शन कैसे कैसे शो होती हैं। ये रिएक्शन ड्यू टू कार्बोनाइल ग्रुप जो है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्शन। भी रिडक्शन के नाम से भी आ सकता है और कार्बोनाइल ग्रुप के नाम से भी आपको रिएक्शन पूछी जा सकती है। होता क्या है इसमें? ऑन रिडक्शन विथ सोडियम अमलगम, सोडियम अमलगम के साथ जब हम ग्लूकोज को रिड्यूस करते हैं, उसका रिडक्शन करते हैं, एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका, कन्वर्ट इनटू पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, जिसको हम बोलते हैं सॉर्बिटॉल। आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि सॉर्बिटॉल की रिएक्शन लिखिए, तो आपको यही ग्लूकोज का रिडक्शन लिखना है। ये रिडक्शन किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। तो होता क्या है इसमें, ये CHO ग्रुप, ठीक, इस CHO ग्रुप से रिडक्शन का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन का ऐड होना। रिडक्शन से क्या मतलब होता है हमारा कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। तो यहाँ ये जो दो हाइड्रोजन हैं, ये दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन, ये दो जो हाइड्रोजन है इसमें से एक यहाँ चला जाएगा और एक इस H के पास आ जाता है। ये जो CHO ग्रुप है, इस CHO ग्रुप से हाइड्रोजन अटैच होगा, और हाइड्रोजन अटैच होगा कैसे? एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, तो ये बनाता है CH2OH। क्या बनाता है ऊपर? यहाँ पर ये आ जाएगा CH2OH, ठीक। ये तो हुई ग्लूकोज की बात। इसी तरह फ्रक्टोज में भी होता है। फ्रक्टोज में जब रिडक्शन होगा तो सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल दोनों मिलते हैं। ये दोनों क्या है? एक आइसोमेरिक कंपाउंड्स होते हैं। जब हम आगे लेक्चर्स करेंगे तब समझेंगे कि आइसोमेरिक क्या है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये भी आइसोमेरिक। बस इतना याद रखिए कि ग्लूकोज के रिडक्शन से सॉर्बिटॉल और फ्रक्टोज के रिडक्शन से सॉर्बिटॉल और मैनिटॉल दोनों मिलते हैं, ठीक। स्ट्रक्चर में कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में ऊपर जो एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, उस एल्डिहाइड ग्रुप से आप दो हाइड्रोजन और जोड़ दीजिए तो सॉर्बिटॉल बन जाएगा।
दूसरा है रिएक्शन ड्यू टू वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, कुछ वीक होते हैं। तो अगर हम वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करें, जो कि हमने लिया है यहाँ पे ब्रोमीन वाटर, क्या लिया है हमने यहाँ पर, ब्रोमीन का वाटर। अब जब ब्रोमीन का वाटर यहाँ पर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऑक्सीजन ऐड होगा। ऑक्सीजन अगर ऐड हुआ, ऑक्सीजन कहाँ ऐड होगा, जहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर क्या है हमारा, CHO। जब CHO फंक्शनल ग्रुप है, मतलब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप में अगर हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें पास मिलेगा COOH। कुछ नहीं करना, बस यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो एक एल्डिहाइड के पास जाकर ऐड हो जाएगा। बाकी का सारा पोर्शन हमको ऐसे ही लिखना है। और ये जो नया कंपाउंड बनेगा वो उसको बोला जाता है ग्लूकोनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, ग्लूकोनिक एसिड। इसी तरह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी मिलेगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो है हमारा HNO3, वो भी कंसनट्रेटेड फॉर्म में। जब कंसनट्रेटेड HNO3 का इस्तेमाल करेंगे तो फिर से यहाँ से जो ऑक्सीजन मिलेगा ये कहाँ जाकर ऐड होगा, हमारा एल्डिहाइड ग्रुप पर, और हमें मिलेगा सैक्रिक एसिड। ये सैक्रिक एसिड एक ऑक्सीजन यहाँ मिलेगा और दूसरा ऑक्सीजन हमें मिलेगा यहाँ नीचे की तरफ। ठीक, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं, और जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वहाँ पर सिर्फ एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपका ऐड होगा। नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो फेलिंग्स रिएजेंट के साथ है। फेलिंग्स रिएजेंट होता है Cu+2 की फॉर्म में। जब स्ट्रॉन्ग फेलिंग रिएजेंट, मतलब फेलिंग रिएजेंट का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो फिर से वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये भी फेलिंग रिएजेंट, टॉलेंट रिएजेंट, ये सारे क्या हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप से किस में जा रहे हैं, COOH ग्रुप में जा रहे हैं। COOH यहाँ पर ये जो रिएजेंट है ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करते हैं, पर जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वहाँ उनका कोई प्रेजेंस नहीं रहता। ये जो हमारा मेन प्रोडक्ट है यहाँ पर कहीं भी आपको कॉपर नहीं मिलेगा। इसका क्यूप्रिक ऑक्साइड का हमें रेड प्रेसिपिटेशन यहाँ मिल जाता है लास्ट में। सेम चीज़ टॉलेंस रिएजेंट के साथ होगी। ये है आपका टॉलेंस रिएजेंट। ठीक, जब ग्लूकोज को टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराया जाता है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसमें क्या होगा कि हमारा जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये किस में चेंज हो जाएगा, हमारा COOH ग्रुप में चेंज हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन आती है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। जिस हाइड्रोजन साइनाइड क्या होता है, HCN। HCN का काम क्या है, H और CN 2 चीज़ों से मिलकर बना है। यहाँ पर CN- है और H+ है। अब ये CN- और H+ यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप पर अटैक करेंगे। एल्डिहाइड ग्रुप पर अटैक करने पर जब ऑक्सीजन के साथ जाएगा हाइड्रोजन और H के साथ जाएगा यहाँ पर CN, तो यहाँ ये मिलता है हमें ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। ठीक, इस तरह से इसका नाम रखेंगे हम, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिलअमीन NH2OH। NH2OH को कहा जाता है हाइड्रोक्सिल अमीन। हाइड्रोक्सिल अमीन ये फिर से यहीं अटैक करेगा, जो फंक्शनल ग्रुप होता है वहीं पर ग्लूकोज की सारी रिएक्शंस हो जाएंगी। फंक्शनल ग्रुप अटैक करेगा तो यहाँ मिलेगा हमें ग्लूकोऑक्सिम। इसको बोला जाता है ग्लूकोऑक्सिम। अब आते हैं डाइसैकेराइड पर। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है वो सभी मोनोसैकेराइड के अंदर आएगा। डाइसैकेराइड को देखते हैं तो दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड। वो कार्बोहाइड्रेट्स जिनकी हाइड्रोलिसिस करने पर हमें क्या मिले, 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड। मतलब सुक्रोज को जब हम हाइड्रोलिसिस करें तब हमें 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड मिले। माल्टोज की अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तब भी हमें 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड मिले। और इसी तरह अगर हम लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करें तब भी हमें 2 यूनिट ऑफ मोनोसैकेराइड मिले। सबसे पहले देखते हैं सुक्रोज को। सुक्रोज होता है C12H22O11। C12H22O11। When a unit of alpha glucose
and a unit of beta fructose is combined, 1 unit of sucrose is obtained. तो जब हमें सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस करने पर मोनोसेक्राइड मिल रहा है तो इन दो मोनोसेक्राइड के मिलने से भी हमें क्या मिलेगा, एक डाइसेक्राइड यूनिट मिलेगा। तो इसमें हमने क्या क्या इस्तेमाल किया है, अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज। अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज को अगर हम कंबाइन करेंगे, कंबाइन करके ये जो इनका ग्रुप है OH और H यहाँ से निकलकर अलग हो जाएगा यहाँ H2O की फॉर्म में, और बाकी सारा मिल जाएगा और बनाएगा सुक्रोज। यहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पर जो है ये ऑक्सीजन इसका ब्रिज का काम करता है। ठीक, दो मोनोसेक्राइड यूनिट को जोड़ने के लिए एक ब्रिज का काम क्या करता है यहाँ पर, ऑक्सीजन। नेक्स्ट चलते हैं हम लैक्टोज पर। लैक्टोज कैसे मिलता है, व्हेन 2 यूनिट ऑफ बीटा डी ग्लूकोज कंबाइंड 1 यूनिट ऑफ लैक्टोज इज ऑब्टेन। जब 2 यूनिट हमारी ग्लूकोज की कंबाइन करती हैं, ये ग्लूकोज और ये ग्लूकोज, जब ये 2 यूनिट ग्लूकोज की कंबाइन करेंगी तब हमारे पास मिलेगा लैक्टोज और H2O। यहाँ से OH और यहाँ से एक H कंबाइन करके बनाया H2O और बाकी सब मिल गया और बनाएगा हमारा लैक्टोज। नेक्स्ट आते हैं माल्टोज पर। तो माल्टोज हमें कैसे मिलेगा, जब 2 अल्फ़ा डी ग्लूकोज मिलेंगे, यहाँ पर C12H22 कर लीजिएगा, C12H22O11। तो एक बार देखते हैं इन तीनों को साथ में। जो डाइसेक्राइड में हमने 3 चीज़ें देखी, ग्लूकोज, माल्टोज और लैक्टोज को, सॉरी सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज को। तो सुक्रोज कैसे मिलेगा, जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेंगे। लैक्टोज मिलेगा कैसे, जब 2 बीटा डी ग्लूकोज मिलेंगे। और माल्टोज जब मिलेगा जब हमारे पास 2 अल्फ़ा डी ग्लूकोज मिलेंगे। माल्टोज के लिए 2 अल्फ़ा डी ग्लूकोज, लैक्टोज के लिए 2 बीटा डी ग्लूकोज, और सुक्रोज के लिए हमें चाहिए 1 अल्फ़ा ग्लूकोज और 1 बीटा फ्रक्टोज। अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज तीनों याद हुए। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड क्या है, पॉलीसेक्राइड आर इम्पॉर्टेंट कंपाउंड फॉर प्लांट्स। पॉलीसेक्राइड बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड हो जाता है प्लांट के लिए। यही इनका मेन कार्बोहाइड्रेट फॉर्म है। जो प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं वो मेनली किस फॉर्म में बनाते हैं, हमारा पॉलीसेक्राइड की फॉर्म में ही फॉर्म होता है। इट फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू बनता है। मोनोसेक्राइड आर ऑब्टेन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीसेक्राइड। अब इन पॉलीसेक्राइड की हाइड्रोलिसिस करके हम क्या मिल सकता है, मोनोसेक्राइड। n यूनिट ऑफ मोनोसेक्राइड हमें पॉलीसेक्राइड से मिल सकती है। 3 जो पॉलीसेक्राइड हमें इसमें पढ़ने हैं वो है स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन, ये है आपका पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड में ये है स्टार्च। स्टार्च इस तरह से कुछ भी बना दीजिए। ये बहुत सारी जो n नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड की n यूनिट्स मिलकर बहुत कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाती हैं, और वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो बनता है वो होता है हमारा स्टार्च का। अब जैसे इसमें आप जूम करके थोड़ा सा देखेंगे तो यहाँ इसकी 3 यूनिट को जूम करके यहाँ ऊपर दिखाया गया है, और ये तीनों ही यूनिट किसकी, हमारी ग्लूकोज की हैं। और ये ग्लूकोज की यूनिट्स आपस में मिली हुई हैं इस तरह से, यहाँ H है, यहाँ H है। तो ये जो बॉन्ड होता है, ये जिसको मैंने ब्रिज बॉन्ड बताया था, ये ब्रिज बॉन्ड जो होता है इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोला जाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक, इसी तरह हमारा सेलुलोज है। सेलुलोज में भी n यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड मिलकर क्या बना रही हैं, सेलुलोज। और यहाँ भी ये जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन वाला, ये है हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सेम चीज़ ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर भी कैसा है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। बहुत सारी n यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड मिलकर हमारा क्या बनाएगा,
ग्लाइकोजन बनाएगा, और ये ग्लाइकोजन में जो n नंबर ऑफ ग्लूकोज हैं ये किसके थ्रू जुड़े हुए हैं, हमारे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से के साथ में। ठीक, तो ये था एक छोटा सा लेक्चर आपके लिए कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर, जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स को देखा, मोनोसेक्राइड, डाईसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड को समझा। मोनोसेक्राइड में कीटोज और एल्डोज शुगर, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। डाईसेक्राइड में हमने देखा सुक्रोज को, लैक्टोज को और माल्टोज को। पॉलीसेक्राइड में हमने समझा क्या क्या, पॉलीसेक्राइड में हमने देखा ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और स्टार्च को। ठीक, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।